हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज ट्रिप्टोफान ओपेरोन के बारे में। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं लेक ओपेरोन के बारे में। यहाँ पर हमको ये समझना है कि ट्रिप्टोफान ओपेरोन किस तरीके से वर्क करता है और ये लेक ओपेरोन से किस प्रकार से भिन्न है, इसके बारे में आज हम जानेंगे यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है ओपेरोन को समझने के लिए। तो आप लेक ओपेरोन पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक बार उसको फिर पढ़िएगा। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हैं सेल बायोलॉजी के अंतर्गत, एक बार उसको और अच्छी तरीके से बेसिक जो है वो उसकी स्टडी करना, उसके बाद में आपको ये ओपेरोन और अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम ओपेरोन को पढ़ते क्यों हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीन रेगुलेशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है, किसी जीन जो है वो किसी अमाइनो एसिड को कोड करके किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उन सब की जानकारी के लिए हमको ये ओपेरोन जो है वो पढ़ने होते हैं। लेक ओपेरोन जो था वो बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा था, और ये ओपेरोन जो है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया के अंदर ही इसकी स्टडी की जाती है, वहीं पर इनकी रिसर्च होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, सिंपल टाइप की सेल होती है, और उनका जेनेटिक मटेरियल भी जो होता है वो बिल्कुल सिंपल प्रकार का होता है। तो ओपेरोन का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, एक बार और समझ लेते हैं। इसकी कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन रेगुलेशन। मतलब कोऑर्डिनेटेड का मतलब है समन्वित, एक साथ में ऐसी यूनिट जीन्स की जो एक साथ होकर के किसी कार्य को अंजाम दें या प्रोटीन निर्माण में सहायक हो, उसे ओपेरोन कहा जाता है। सेकेंड चीज बात यहाँ पर है ग्रुप्स ऑफ जीन और सेट ऑफ जीन्स। किन जीन्स का सेट है यहाँ पर जो क्या करेंगे आगे जा करके प्रोटीन निर्माण में सहायक होंगे एक साथ मिलकर के, तो उसे हम ओपेरोन कहते हैं। हमको पढ़ना है ट्रिप्टोफान ओपेरोन के बारे में। तो आप याद कीजिए लेक ओपेरोन को, वहाँ पर हमने क्या किया था, लैक्टोज को दो भागों में डिवाइड किया था। लेकिन लैक्टोज एक शुगर है और ट्रिप्टोफान क्या है, ट्रिप्टोफान है एक अमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड है। आपने अमाइनो एसिड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, 20 या 21 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। उनमें से एक है ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड, जिसकी प्रोसेस पढ़नी है कि किस प्रकार से बैक्टीरियल सेल के अंदर इसका निर्माण होता है। तो ये जो अमाइनो एसिड है इसे W द्वारा डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा, इसे कैपिटल W द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसको शॉर्ट में आप TRP के नाम से भी जानते हैं, ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड। अब इसकी प्रोसेस होती है, ये जरूरी है क्यों, क्योंकि प्रोटीन हमको बनाना है आगे जा करके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं बैक्टीरिया के अंदर जिसमें इस अमाइनो एसिड की जरूरत होती है। अब ये ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड कैसे बनेगा बैक्टीरिया के अंदर, उसके बारे में हमको जानकारी यहाँ पर प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो ट्रिप्टोफान ओपेरोन जो है वो किस टाइप का ओपेरोन है वो आपको याद रखना है। ट्रिप्टोफान ओपेरोन जो है वो है एक एनाबोलिक टाइप का ओपेरोन। एनाबोलिक का मतलब क्या होता है, आपने दो टर्म सुनी होगी, एक सुनी होगी एनाबोलिक, दूसरी सुनी होगी आपने कैटाबोलिक। तो कैटाबोलिक जो ओपेरोन था वो हम पढ़ के आए हैं आपका लेक ओपेरोन। लेक ओपेरोन जो होता है वो कैटाबोलिक ओपेरोन के अंदर आता है, क्योंकि वहाँ पर लैक्टोज का डिग्रेडेशन होता है दो पार्ट के अंदर। कौन कौन से थे वो दो पार्ट, एक तो था ग्लूकोज और दूसरा था गैलेक्टोज। जहाँ पर किसी प्रोडक्ट का या किसी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है उसे बोलते हैं कैटाबोलिक, और उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। और जहाँ पर किसी भी
मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होने वाला है उसे बोलते हैं हम एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पर क्या होगा, एनाबॉलिज्म होगा, मतलब कि यहाँ पर किसी न किसी चीज़ का या मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होने वाला है। किस चीज़ का सिंथेसिस होने वाला है, तो यहाँ पर ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होने वाला है। ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड जो होगा वो यहाँ पर बनेगा, उसका निर्माण होगा, पर्टिकुलर जीन्स जो होंगे वो इसको बनाने में सहायक होंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहली बात होगी एनाबॉलिक ओपेरॉन है, दूसरी बात है यहाँ पर ये रिप्रेसिबल टाइप का ओपेरॉन होता है। रिप्रेसिबल का मतलब समझिए, हम बात करके आए हैं लेक ओपेरॉन में नेगेटिव इंड्यूसिबल टाइप का ओपेरॉन था वो, वहाँ पर जो एक रेगुलेटरी प्रोटीन था वो पूरी प्रोसेस को क्या कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था वहाँ पर, और इनहिबिटर था उसने क्या कर रखा था, लेक ओपेरॉन को रोक रखा था। लेक ओपेरॉन को क्या कर रखा था वहाँ पर, उसको आगे बढ़ने से या ट्रांसक्रिप्शन होने से उसने वहाँ पर रोक रखा था। लेकिन यहाँ पर जो रिप्रेसर होगा या इनहिबिटर होगा उसका काम क्या होगा कि उसका काम होगा इस ओपेरॉन को बंद करने का। ये ओपेरॉन क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑन रहता है, मतलब बॉडी में या बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अंदर क्या होता है, ट्रिप्टोफान हमेशा बनता रहता है। तो ये ओपेरॉन क्या होता है, हमेशा ऑन रहता है, बाय डिफॉल्ट ये ओपेरॉन क्या होता है, हमेशा ऑन रहता है। लेकिन इस ओपेरॉन को रोकने के लिए एक रिप्रेसर जो है उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करना होता है। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, लेक ओपेरॉन में जो स्ट्रक्चर था रिप्रेसर का उसको क्या कर रहे थे हम, वहाँ पर जो उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज हो रहे थे, उन कन्फॉर्मेशनल चेंज से वो स्ट्रक्चर जो था रिप्रेसर का वो बिगड़ गया था बिल्कुल, तो वो ओपेरॉन से हट गया था, और ओपेरॉन से हटने के बाद में क्या हुआ था, वो ओपेरॉन कंटिन्यू चलने लगा था। लेकिन यहाँ पर रिप्रेसर जो है उसको हमको और मॉडिफाइड करना है, क्यों, ताकि वो इस ओपेरॉन को रोक सके। तो ये कैसा होता है, रिप्रेसिबल टाइप का ओपेरॉन होता है। और सबसे खास बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये जो ओपेरॉन है बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, ये ओपेरॉन हमेशा ऑन रहता है। लेक ओपेरॉन जो होता है वो हमेशा ऑफ रहता है, उसको चालू करना पड़ता है, लैक्टोज की उपस्थिति में चालू होता है। और यहाँ पर ट्रिप्टोफान हमेशा बनता रहता है, लेकिन ट्रिप्टोफान की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो यह बाय डिफॉल्ट जो है वो वैसे तो ऑन रहता है, लेकिन जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इसको ऑफ करना पड़ता है। इतनी चीज़ें आप समझ लीजिए। उसके बारे में हम इसकी आगे जानकारी लेते हैं, किस प्रकार से ओपेरॉन वर्क करता है। को पहले ही बता दिया है कि यह बैक्टीरियल सेल के अंदर काम करेगा, तो एक दो लाइन वो भी लिख लीजिए। ये हमेशा इसकी स्टडी भी कहाँ की जाती है, इसका जीन रेगुलेशन कहाँ होता है, तो ये प्रोसेस क्या है, टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ये जो जीन रेगुलेशन की प्रक्रिया है ये किसके अंदर होगी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है। इसलिए हम इसको कहाँ पर स्टडी करते हैं, अधिकतर बैक्टीरियल सेल के अंदर हम ये जो है वो इसकी स्टडी की जाती है। तो आप ये लिख लीजिए। इसके बाद में हम इसकी जो मशीनरी है, जैसे वहाँ पर हमने पूरी मशीनरी देखी थी किस प्रकार से काम करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी आप ये पूरा लिख लीजिए। आइए अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो ओपेरॉन हमने पिछली बार जब पढ़ा था तो वो आपके जेनेटिक्स के अंदर ही पढ़ा था। ये भी आपको बीएससी सेकेंड ईयर में जेनेटिक्स के अंदर ही आपको ये पढ़ना होता है। तो हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं पूरा, कि ये जो प्रोसेस है वो आखिरकार चलती कैसे है। तो जिस प्रकार से वहाँ पर अलग अलग टाइप के जीन थे डीएनए के अंदर, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर जो आपका बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसका डीएनए बना रहा हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर। ये ओपेरॉन आप अच्छी तरीके से समझिएगा। आपके कोर्स में ये दो टाइप के जो ओपेरॉन हैं ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोनों में से एक ओपेरॉन के बारे में क्वेश्चन आता है, तो आप इस ओपेरॉन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको दो टाइप के जो जीन वहाँ पर बताए थे, दो टाइप के, एक तो कंट्रोलर होते हैं जीन्स, रेगुलेटरी यूनिट होती है,
और दूसरे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। तो वो जो 2 टाइप के जीन हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन लेक ओपेरॉन में हमने 3 पढ़े थे, जेड, वाई और ए, और प्रमोटर और ऑपरेटर और एक रेगुलेटरी यूनिट पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कंट्रोलर जीन्स के अंदर, कंट्रोलर यूनिट के अंदर। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है, एक प्रमोटर है, यहाँ पर एक ऑपरेटर है। प्रमोटर के बारे में आपको बता चुका था। प्रमोटर का कार्य क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज को ऑपरेटर पर बाइंड कराने का काम करता है प्रमोटर, और जहां पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है वहां से आगे की ओर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो 2 यहाँ पर हैं वो हैं इसकी कंट्रोल यूनिट, और बीच में वहां पर भी एक स्पेस दिया था जिसका नाम था लीडर सीक्वेंस। इसके बारे में आपको अभी ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। और वहाँ पर हमने स्ट्रक्चरल जीन जो पढ़े थे वो 3 पढ़े थे, यहाँ पर 5 होते हैं जिनसे ट्रिप्टोफान का निर्माण किया जाता है, जो हैं आपके ई, डी, सी, बी और ए। आप इसको ए, बी, सी, डी, ई भी याद रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ई नाम के जीन का होता है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा, तो सबसे पहले ई, डी, फिर सी, बी और ए, इस प्रकार से यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये जो जीन्स हैं उनको नाम इस तरीके से दिए गए हैं। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर ये तो हो गया कंट्रोल यूनिट, ये हो गई स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ये जो है वो इसको रेगुलेट करेगी, लेकिन यहाँ पर ओपेरॉन जो ऑपरेटर है और प्रमोटर है इनको कौन रेगुलेट करेगा, तो यहाँ पर एक रिप्रेसर होता है। मैंने आपको जैसे बताया था वहाँ पर रेगुलेटरी यूनिट थी जो रिप्रेसर का काम कर रही थी या इनहिबिटर का काम कर रही थी, ऐसे ही यहाँ पर भी एक क्या होगी, रेगुलेटरी यूनिट होगी और इसका खुद का प्रमोटर होगा। जैसा कि हमने लेक ओपेरॉन में भी देखा था कि इसका खुद का एक प्रमोटर होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर आकर के इसके एमआरएनए का निर्माण करता है और इसके एमआरएनए से एक रिप्रेसर का निर्माण करता है। मतलब कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके का एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा जो रिप्रेसर है। ये रिप्रेसर यहाँ पर हमेशा बनते रहते हैं, कंटिन्यूसली क्या होता है, ये रिप्रेसर यहाँ पर बनते रहते हैं, लेकिन ये अभी ऑपरेटर पर बाइंड नहीं होंगे। अभी हम देखते हैं कि ये किन किन कंडीशन में जो है वो ये प्रोसेस कैसे चलती है। तो आप कंडीशन देख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, पहली कंडीशन है जब ट्रिप्टोफान एब्सेंट है। जब ये प्रोसेस कैसे चलेगी, या ट्रिप्टोफान बहुत कम मात्रा में है तब भी इसको ट्रिप्टोफान बनाना पड़ेगा। और लास्ट की कंडीशन हम लेंगे जब ये बनते बनते ट्रिप्टोफान, जब अमीनो एसिड बनते बनते इसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है, जब ये हाई कंसंट्रेशन पे है तब ये कैसे वर्क करेगा उसके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले हम ये 2 चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे कि ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड की कम कंसंट्रेशन हो या वो एब्सेंट हो तब ये क्या होता है, पूरी का पूरा सिस्टम जो है वो ओपेरॉन जो है वो ऑन रहता है। तो जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, इस कंडीशन में ये ऑन रहता है, और इस कंडीशन में क्या होता है, ट्रिप्टोफान की जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाता है, ओपेरॉन ऑफ हो जाता है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर ये ट्रिप्टोफान अगर इसके पास में कम है बैक्टीरियल सेल के पास में, तो इसको ट्रिप्टोफान को बनाना है, तो इसका मतलब कि ये अभी ऑन कंडीशन में है। तो ऑन कंडीशन में ये कैसे ट्रिप्टोफान को बनाएगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपके चालू है अभी आरएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पर बाइंड हो चुका है और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है अभी। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया आगे की ओर चल रही है, इसका मतलब कि इन जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्राइब होंगे। तो कौन से जीन जो है वो कौन सा एंजाइम या कौन सा प्रोटीन बनाएंगे उसके बारे में जानते हैं। तो जो आपका ई और डी जीन है,
जो आपके ई और डी जीन हैं वो मिलकर के बनाते हैं एंथ्रानिलेट सिंथेज। एंथ्रानिलेट सिंथेज नाम को आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है सी नाम का जो जीन है वो आगे जा कर के बनाएगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको, एंथ्रानिलेट समझ जाइएगा, एंथ्रानिलेट आइसोमरेज, ये बनाएगा एंथ्रानिलेट आइसोमरेज नाम का प्रोटीन। बी जो है जीन जो आपका बी है वो बनाएगा ट्रिप्टोफान सिंथेज बीटा। ये क्या बनाएगा? ट्रिप्टोफान सिंथेज बीटा का निर्माण करेगा। और लास्ट का जो जीन ए है उससे निर्माण होता है ट्रिप्टोफान सिंथेज अल्फा का। तो ये पांचों जीन्स जो हैं वो मिलकर के कौन से प्रोटीन का निर्माण करते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार का आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है। उसमें आपको ई और डी जो जीन है वो एंथ्रानिलेट सिंथेज का निर्माण करते हैं, सी जो है वो एंथ्रानिलेट आइसोमरेज बनाएगा, बी बनाएगा ट्रिप्टोफान सिंथेज बीटा और ए जो बनाएगा वो बनाएगा ट्रिप्टोफान सिंथेज अल्फा। अब ये जो सभी जो जीन्स हैं आपके, ये जो प्रोटीन बने हैं, इन प्रोटीन से आगे जाकर के निर्माण होता है ट्रिप्टोफान का। किसका निर्माण हो गया यहाँ पर? ट्रिप्टोफान का निर्माण हो गया यहाँ पर। अब ये जो है वो धीरे धीरे ट्रिप्टोफान बनता जा रहा है। जितनी आवश्यकता इस बैक्टीरियल सेल को है उतना ट्रिप्टोफान यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बनता है तो क्या होता है उसके बारे में हमको देखनी कंडीशन। तो ट्रिप्टोफान जब कंसंट्रेशन क्या हो जाती है इसकी? हाई कंसंट्रेशन हो जाती है। अभी तो ये नॉर्मल कंडीशन में था तो ये ऑन था ओपेरॉन। अब हमारी आई है सिचुएशन थर्ड, कंडीशन थर्ड। इसके अंदर अगर ट्रिप्टोफान की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, मान लो यहाँ पर ये ट्रिप्टोफान के जो अमाइनो एसिड है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। अभी तक तो ये जो रिप्रेसर है आपका ये कोई काम नहीं कर रहा था, यहाँ पर जो है वो आकर के इसने कोई ओपेरॉन पे अटैच नहीं हुआ था अभी ये। लेकिन अब क्या होता है, ये जो ट्रिप्टोफान का एक मॉलिक्यूल है वो आकर के यहाँ पर वो यहाँ पर आकर के इस रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है। जैसे ही ये इस रिप्रेसर से आकर के बाइंड होता है इसमें कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ये जो है इसका मॉडिफिकेशन हुआ। जैसे ही मॉडिफिकेशन हुआ इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से चेंज होता है वो देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर आपके ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अभी तक तो ये नॉर्मल रिप्रेसर था, इसको हम नाम दे रहे थे रिप्रेसर, जो कोई काम नहीं कर पा रहा था, ये प्रोसेस चल रही थी। लेकिन जब ये मॉडिफाइड हो जाता है तो इसको नाम दिया जाता है एपो रिप्रेसर। क्या नाम दे दिया हमने इसको? एपो रिप्रेसर। अब एपो रिप्रेसर जो है साइज इस प्रकार का हो गया इसका। अब ये क्या होता है, यहाँ ऑपरेटर पर आकर के बाइंड होता है। यहाँ पर क्या होगा, ये इस ऑपरेटर पर आकर के बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले इस आरएनए पॉलीमरेज का हटना स्टार्ट होता है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है आपका वो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आकर के क्या बाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पर आकर के जो ये यूनिट है इसकी एपो रिप्रेसर जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाता है। जैसे ही ये ऑपरेटर पर आकर के एपो रिप्रेसर बाइंड हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट गया। आरएनए पॉलीमरेज के हटते ही आपको पता है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया रुकती है तो ये जो जीन से आगे वो ट्रांसक्राइब करना बंद कर देंगे। ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही बंद होगा इसका तो ये आगे प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाएगा। प्रोटीन का निर्माण बंद होते ही ट्रिप्टोफान का बनना बंद हो जाएगा और एपो रिप्रेसर जो है वो यहाँ पर आकर के जो है वो अटैच हो जाता है। वापस अगर ये ट्रिप्टोफान ओपेरॉन चालू होना है या स्टार्ट होना है तो क्या होगा, जब ट्रिप्टोफान की कंसंट्रेशन कम होगी तब क्या होगा, ये रिप्रेसर यहाँ से हटेगा, इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे
और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज की जो यूनिट है वो आकर के लगेगी, वापस से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा समझना है ट्रिप्टोफान ओपेरॉन कैसे काम करता है। शुरू से मैंने आपको बता दिया है कि एनाबोलिक नाम जो है वो एनाबोलिक टाइप का ओपेरॉन है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। प्रोकैरियोट के अंदर हम जो है वो इसकी स्टडी करते हैं ई कोलाई के अंदर, और ये जो है वो ओपेरॉन कैसा है यहाँ पर, तो रिप्रेसर जो है वो इस रिप्रेसर को मॉडिफाइड करना पड़ता है, किस लिए, इस ओपेरॉन को रोकने के लिए। ऑलवेज ऑन रहता है, और ऑलवेज ऑन इसलिए रहता है क्योंकि रिप्रेसर जो है वो मॉडिफाइड नहीं हो पाता, और ट्रिप्टोफान जो है वो उसकी कंसंट्रेशन या तो ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है। इस कारण से ये जो ओपेरॉन होता है वो कैसा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस ओपेरॉन के अंदर, समझने में आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करिए, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा लाइव के किस प्रकार से ये वर्क करता है। इसके बाद हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको ओपेरॉन और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये लिख लीजिए। धन्यवाद।